वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम सामिया अरशद है। लास्ट टाइम हमने फर्स्ट लेक्चर जो था वो माइस्क्यूल डेटा टाइप्स से किया था कि आपकी जो है वो डेटा टाइप्स कौन कौन सी हैं और उनमें डिफरेंस क्या है चार बार वगैरह में, और जो है उनके साथ साइज मेंशन करने का मतलब क्या है, क्या कितने जो है वो आप हर सेल में डेटा एंटर कर सकते हो। आज मैं बताऊंगी कि आपने जो अपनी क्रिएट कमांड है जो हमने लास्ट टाइम पढ़ी थी वो आपने अपने टूल पे कैसे लिखनी है, ठीक है, और जो है वो टूल पे लिख के आप उसको एग्जीक्यूट कैसे करना है। अच्छा बच्चे, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है कि सबसे पहले जो है वो डेफिनेटली आपका डेटाबेस क्रिएट होगा। ठीक है, एक डेटाबेस में जो है वो आपके टेबल्स होते हैं बेसिकली। ठीक, एक डेटाबेस होता है जिसके अंदर आपके मल्टीपल टेबल्स हो सकते हैं। वो मल्टीपल टेबल्स आपके एक दूसरे से रिलेट कर रहे होंगे। लाइक यूनिवर्सिटी है तो यूनिवर्सिटी का डेटाबेस होता है, ठीक है, जिसके अंदर आपकी फैकल्टी का टेबल होगा, आपकी स्टूडेंट का टेबल होगा, और आपके जो है वो डिपार्टमेंट्स और कोर्सेज के टेबल्स होंगे। ये सारे आपस में रिलेट कर रहे होंगे। तो एक ऑर्गेनाइजेशन का एक डेटाबेस होता है और उसके अंदर जो है जितने भी टेबल्स या जितनी भी इंफॉर्मेशन जो है वो स्टोर होती है, जो इंटर रिलेटेड हो, वो आपने टेबल्स की फॉर्म में स्टोर करनी होती है। ठीक, तो एक सॉफ्टवेयर में बच्चे मोर देन वन डेटाबेसेस डेफिनेटली होंगे। ठीक है, ये तो नहीं है कि हम कॉमसेट्स की यूनिवर्सिटी का डेटाबेस बनाने के लिए माइस्क्यूल वर्कबेंच सॉफ्टवेयर फॉर एग्जांपल यूज़ करें, और अगर हमने किसी फर्नीचर कंपनी का डेटाबेस बनाना है तो हम ये सॉफ्टवेयर यूज़ नहीं कर सकते। नहीं, एक सॉफ्टवेयर में मल्टीपल डेटाबेसेस हो सकते हैं, इसीलिए जो है डेटाबेस को यूनिक नाम रखा जाता है, क्योंकि एक सॉफ्टवेयर में मोर देन वन डेटाबेसेस होते हैं। लेकिन हाँ, एक डेटाबेस में वही टेबल्स होंगे जो आपस में रिलेट कर रहे होंगे। अच्छा, तो आप यहाँ क्रिएट लिखोगे, डेटाबेस लिखोगे, और उसके बाद कोई भी यूनिक नाम जो है वो अपने डेटाबेस को दे दोगे। मैंने यहाँ DB1 दिया। ठीक है, आप इसको जो है सिलेक्ट करो और इसको एग्जीक्यूट करो तो आपका डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा। मैं ये पहले कर चुकी हूँ। और अगर आप ये देखो, ये डेटाबेस आपको कैसे पता चलेगा कि आपके जो है वो टूल में माइस्क्यूल वर्कबेंच क्रिएट हो गया। आपके बच्चे लेफ्ट पैनल में जो है वो स्कीमाज आ रहे होते हैं। स्कीमाज मीन डेटाबेस। ठीक है, यहाँ पे आपका देखो DB1 के नाम से मैंने जो है वो डेटाबेस बनाया था, तो ये DB1 आ गया है। इसका मतलब है कि DB1 डेटाबेस क्रिएट हो गया है। तो जब आप यहाँ पे एग्जीक्यूट करोगे, आपके आउटपुट पैनल पे भी लिखा हुआ आएगा कि आपका डेटाबेस क्रिएटेड है, और जब वो क्रिएट हो जाएगा तो आपके स्कीमास में वो नाम आ जाएगा कि ये डेटाबेस क्रिएट हो गया है। अगर आपका ना आए तो काइंडली यहाँ से रिफ्रेश कर लेना, तो आपके डेटाबेस का नाम यहाँ पे आ जाएगा। ओके, DB1 क्रिएट हो चुका। अगर आप इस पर क्लिक करो तो यहाँ टेबल्स आ रहे हैं, लेकिन इस टेबल में अभी कोई टेबल बना नहीं हुआ, तो दैट्स व्हाई वो यहाँ पे आ नहीं रहा। जब बनेगा तो वो यहाँ शो हो जाएगा। अच्छा, अब आपने पहला टेबल बना रही हूँ कोर्स का। क्रिएट लिखेंगे, टेबल लिखेंगे, और उसका नाम मैंने कोर्स रख दिया, यूनिक नेम। ठीक है, टेबल का कोर्स। अच्छा, ब्रैकेट्स के बाद जो है मेरा फर्स्ट कॉलम जो है वो कोर्स के टेबल में मैं ये कंसीडर कर रही हूँ कि कोर्स आईडी है। अब कोर्स आईडी जो है वो बच्चे, आपकी कोर्स आईडी जो है वो न्यूमेरिक होती है। ठीक है, अगर आप अपने जिस तरह डेटाबेस सिस्टम का कोर्स कोड क्या है CSE 371, तो इसमें तो स्ट्रिंग है, विद न्यूमेरिक डेटा भी आ रहा है और आपका जो है वो करेक्टर्स भी आ रहे हैं, तो आप बादशाह रख सकते हो, बल्कि बादशाह ही रखोगे अगर इस तरह का डेटा होगा। लेकिन अगर आपका डेटा 121 131 टाइप है तो फिर आप जो है वो इंटीजर रखोगे। मैंने यहाँ एक्चुअली एंड वाली स्लाइड में जो है दो टेबल्स बनाए हुए हैं, एक कोर्स का और एक स्टूडेंट का, तो मैंने यहाँ पे 101 और 102 डेटा रख ली थी, तो दैट्स व्हाई मैंने इसकी टाइप जो है वो इंटीजर रख दी। इंटीजर के साथ साइज मेंशन करने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, तो दैट्स व्हाई आप जो है वो खाली इंटीजर लिखोगे। उसके बाद कॉमा के बाद दूसरा जो है वो मेरा एट्रीब्यूट या कॉलम जो है नेम है कोर्स नेम। ठीक है, कोर्स नेम में जाहिरी बात है मैं कोर्स का पूरा नाम लिखूंगी तो ये स्ट्रिंग ही होगा, तो दैट्स व्हाई यहाँ पे मैं लिखूंगी C_name या कोर्स नेम जो है वो मेरे एट्रीब्यूट का नाम है। बच्चे, एट्रीब्यूट के नाम में जो है स्पेस नहीं आ सकती, आपको अंडरस्कोर डालना पड़ेगा। अगर आप जो है वो कोर्स नेम को सेपरेट करना चाहते हो तो कोर्स अंडरस्कोर नेम कर दो। अगर आप इसको 4 रखना चाहते हो 4 रख लो, अगर आप इसको वाचा रखना चाहते हो वाचा रख लो, इट्स योर चॉइस। मैंने 4 रख दिया और मैंने इसका जो है मैक्सिमम लिमिट 7 रख दी कि 7 कैरेक्टर से ज़्यादा क्या जो है वो कोर्स का नाम होगा, तो मैंने ये रख दिया। आप इसको वाचा रख सकते हो, इट्स योर चॉइस। ठीक है, अगर हम इसमें ये एक कॉलम भी डालते हैं इंस्ट्रक्टर का, ठीक है, कि इंस्ट्रक्टर कौन पढ़ा रहा है एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को, तो वो भी आप रख सकते हो। उसकी टाइप वाचा रख लो और उसकी मैक्सिमम लिमिट 7 रख लो। ठीक है, ये आपकी अपनी चॉइस है। तो जो है अब इस टेबल को हमने उस डेटाबेस में बनाना है। अच्छा, अब ये चीज़ जो है वो इम्पोर्टेंट है बच्चे कि आपके इसी डेटाबेस में ये टेबल, ठीक है। इसका एक तरीका तो ये होता है कि आप जो है वो यहाँ लिखो यूज़
टेबल डेटाबेस नेम दैट इज db1। ठीक है, अगर आप यूज db1 करोगे और इस क्रिएट कमांड को इस यूज db1 के साथ मिला के एग्जीक्यूट करोगे तो ये आपके डेटाबेस 1 के ये देखें, अगर आप आउटपुट पैनल देखें तो यहाँ पे आ रहा है कि आपका जो है वो कोर्स का टेबल क्रिएट हो गया है। ठीक, तो ये जो है आपने इन दोनों को एक बात याद रखना, अगर आप यूज लिख के कर रहे हो क्रिएट टेबल तो आपको इन दोनों को इकट्ठे जो है वो सिलेक्ट करके एग्जीक्यूट करना है ताकि ये पर्टिकुलर db1 में ही ये टेबल बने, किसी और डेटाबेस में ना बने। लेकिन एक और तरीका ये होता है कि अगर आपका यहाँ से हाईलाइटेड है पर्टिकुलर डेटाबेस, तब अगर आप खाली क्रिएट टेबल लिख के भी वो चीज़ एग्जीक्यूट करोगे तो वो उसी डेटाबेस में बनेगी, किसी और डेटाबेस में नहीं बनेगी। ठीक है, यूज लिख लोगे तो ज़्यादा आसानी है, दोनों तरीकों से आप कर सकते हो। अब ये टेबल क्रिएट हो चुका क्योंकि यहाँ आउटपुट पैनल में आ गया है, यहाँ क्यों नहीं आया, रिफ्रेश करो। आप देखो रिफ्रेश किया तो टेबल्स में आपका कोर्स का टेबल बना हुआ आ गया। ठीक है बच्चे, अभी हम सिर्फ स्ट्रक्चर क्रिएट करें। मैंने कहा था कि DDL कमांड्स जो हैं वो स्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए होती है कि आपके टेबल का नाम क्या होगा, उसके एट्रीब्यूट्स कौन से होंगे, उनकी टाइप साइज क्या होगी और उन पर आप कौन सी कंस्ट्रेंट्स अप्लाई कर सकते हो। डाटा आप अभी एंटर नहीं कर सकते, डाटा एंटर करने के लिए DML कमांड्स यूज़ करनी पड़ेगी। अभी मैं सिर्फ और सिर्फ DDL कमांड पढ़ा रही हूँ। तो क्रिएट के थ्रू आपका स्ट्रक्चर बन गया, आपका एक टेबल बन गया। ओके, अब बच्चे हम पढ़ेंगे कि कंस्ट्रेंट्स क्या होती है। कंस्ट्रेंट्स क्या होती है, एसक्यूएल कंस्ट्रेंट्स जो हैं वो आपकी 5 to 6 हैं। ठीक है, यहाँ पे हम जो है वो 5 ही पढ़ेंगे। नॉट नल है, यूनिक है, प्राइमरी की है, फॉरेन की है, चेक है। अच्छा, कंस्ट्रेंट्स होती क्या है? कंस्ट्रेंट्स का मतलब होता है रिस्ट्रिक्शंस या कंडीशंस, और ये जो कंडीशंस है इसका मतलब ये है कि रिस्ट्रिक्शंस है कि आप एक कॉलम में इसी तरह का डाटा एंटर कर सकते हो और कुछ एंटर नहीं कर सकते। इट मीन्स कि आपकी जो एसक्यूएल कंस्ट्रेंट्स हैं या आपकी रिस्ट्रिक्शंस जो हैं ये किसी कॉलम पे अप्लाई होगी आपकी टेबल के। ठीक है, आपकी टेबल के कॉलम पे अप्लाई हो सकती है सिर्फ कंस्ट्रेंट रो पे अप्लाई नहीं होगी। ठीक है, आपके कॉलम पे अप्लाई होगी। ओके, तो एसक्यूएल कंस्ट्रेंट्स क्या है? नॉट नल। नॉट नल कंस्ट्रेंट या कंडीशन का मतलब है कि जिस कॉलम पे भी आप नॉट नल की कंस्ट्रेंट लगाओगे उसका मतलब ये है कि उस कॉलम में हम नल वैल्यू एंटर नहीं कर सकते, यानी कि हम अगर चाहें कि हम स्किप कर दें। ठीक है, अक्सर आपने देखा होगा कोई टेबल जिसमें किसी एक पर्टिकुलर कॉलम में कोई वैल्यू नहीं लिखी होती, नल होता है, खाली होता है। ठीक है, तो नल वैल्यू हम इसमें एंटर नहीं कर सकेंगे। ठीक है, तो ऐसा उसी कॉलम पे सिर्फ और सिर्फ हम नॉट नल की कंस्ट्रेंट लगाएंगे जिसमें हर जो आप कह सकते हो सेल कह सकते हो या हर रो पे आपको कुछ ना कुछ एंटर करना है। ठीक है, आपकी हर रो में वैल्यू आएगी उस कॉलम में, उसी पे हम नॉट नल की कंस्ट्रेंट लगाएंगे। इसका मतलब ये है कि नल नहीं हो सकती इस कॉलम में वैल्यू। ठीक, सेकंड है आपकी यूनिक की कंस्ट्रेंट। यूनिक का मतलब ये है कि जिस कॉलम पे भी आप यूनिक की कंस्ट्रेंट अप्लाई करोगे उस कॉलम पे जो है वो आप रिपीट नहीं कर सकते डाटा। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर मैंने कंस्ट्रेंट यूनिक की अप्लाई की है कोर्स नेम पे, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि डेटाबेस सिस्टम्स 1 जो है वो 2 कोर्सेज के नाम नहीं हो सकते। ठीक है, 2 अलग कोर्स कोड के नाम डेटाबेस सिस्टम्स 1 नहीं हो सकते या सेम भी आप दोबारा नहीं लिख सकते। ठीक, तो एसक्यूएल कंस्ट्रेंट्स यूनिक जिस कॉलम पे लगाते हो उसमें यूनिक एंट्रीज ही आती है। लाइक आप फॉर एग्जांपल अगर आपका टेबल स्टूडेंट का है तो स्टूडेंट के नाम पे कभी भी यूनिक की कंस्ट्रेंट नहीं लग सकती। ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट नेम कॉलम में यूनिक की कंस्ट्रेंट हम नहीं लगा सकते क्योंकि मोर देन 1 स्टूडेंट्स के नाम सेम हो सकते हैं, उनके फादर्स नेम भी सेम हो सकते हैं। ठीक है, ये ऐसी कोई बात नहीं है कि जो है हर स्टूडेंट का यूनिक नाम होना चाहिए, नहीं, हर स्टूडेंट का यूनिक नो डाउट आईडी होनी चाहिए, लेकिन हर स्टूडेंट का यूनिक नाम नहीं हो सकता, यूनिक एड्रेस भी नहीं हो सकते। इट इज़ पॉसिबल 4 बहन भाई जो है वो एक यूनिवर्सिटी में पढ़े हो तो एड्रेस तो सेम होगा उनका, तो स्टूडेंट्स के एड्रेस, स्टूडेंट्स के नेम ये यूनिक नहीं हो सकते, इसलिए ऐसे कॉलम्स पे हम यूनिक की कंस्ट्रेंट नहीं लगाते। ऐसे भी लगाते हैं जिसमें जो है वो आपकी वैल्यूज़ जो हैं वो कभी सेम ना आए। ठीक, ओके, प्राइमरी की जो है वो कंस्ट्रेंट क्या करती है, अगर जिस कॉलम पे भी हम प्राइमरी की कंस्ट्रेंट लगाते हैं उसका मतलब ये होता है कि उस कॉलम में ना तो जो है वो आपकी एंट्रीज रिपीट कर सकती है, यानी कि यूनिक डेटा ही एंटर आप कर सकते हैं, और आप नल डेटा भी एंटर नहीं कर सकते, यानी कोई ना कोई वैल्यू आनी चाहिए। इट मीन्स ऐसा कौन सा कॉलम हो सकता है टेबल का जिसमें आपकी वैल्यू आनी भी ज़रूर चाहिए और वो रिपीट भी ना करे। तो ये आपकी जो है फॉर एग्जांपल अगर स्टूडेंट का हम रिकॉर्ड स्टोर करें तो आपका स्टूडेंट का आईडी होगा, हर स्टूडेंट का यूनिक आईडी होगा और हर स्टूडेंट का आईडी भी होगा, मैंडेटरी है। ठीक, हर सिमिलरली अगर हम कोर्स का टेबल देखें जो भी मैंने बनाया था तो इसमें आपका कोर्स आईडी प्राइमरी की होगा क्योंकि कोर्स आईडी जो है वो आपकी यूनिक होगी, हर कोर्स का एक अलग आईडी होगा और
होगा भी जरूर, इट्स नॉट पॉसिबल कि किसी कोर्स का कोई आईडी ना हो, ठीक है। तो प्राइमरी की हम उस कॉलम पे लगाते हैं जो कि आपकी यूनिक और नॉमिनल हो। और बच्चे एक बात अपने माइंड में रखो जरूर कि बच्चे जो आपका टेबल होता है, जो आप डेटाबेस में टेबल, कोई भी टेबल बनाते हो डेटाबेस में, चाहे 10 टेबल्स बनाओ, हर टेबल की प्राइमरी की होना मैंडेटरी है, ठीक है। अगर आप नहीं बनाओगे मैन्युअली तो सिस्टम जनरेट कर देता है ऑटोमेटिक रैंडम नंबर्स की, तो इसलिए बेहतर है कि हम खुद बना लें। तो हर टेबल की प्राइमरी की होती है और ज़रूर होती है, और एक ही होती है, एक से ज़्यादा प्राइमरी की एक टेबल की नहीं हो सकती, हर टेबल की एक ही प्राइमरी की होगी। और वो एक प्राइमरी की जो है, इट डजंट मीन दैट कि वो एक कॉलम पे प्राइमरी की बनाई होगी। प्राइमरी की आप एक से ज़्यादा कॉलम पे बना सकते हो, यानी कि एक से ज़्यादा कॉलम को ज्वाइन करके प्राइमरी की बनाई जा सकती है, दैट इज कॉल्ड कंपोजिट प्राइमरी की, ठीक। फॉर एग्जांपल आपके टेबल में कोई ऐसा कॉलम नहीं है जिसमें यूनिक वैल्यूज आ रही हैं और नॉमिनल वैल्यू आ रही है, तो आप दो कॉलम्स को ज्वाइन करके यूनिकनेस क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो तब आपकी वो कंपोजिट प्राइमरी की होगी, लेकिन होगी प्राइमरी की हर टेबल की एक ही, एक से ज़्यादा नहीं हो सकती, और हर टेबल की प्राइमरी की होना भी मैंडेटरी है। उसके बाद जो है फॉरेन की है। फॉरेन की कंस्ट्रेंट क्या करती है, जिस कॉलम पे भी हम फॉरेन की कंस्ट्रेंट लगाएंगे, वो एक बात याद रखो, फॉरेन की के लिए ज़रूरी है कि आपके पास किसी दूसरी टेबल में प्राइमरी की होनी चाहिए। किसी दूसरी टेबल में प्राइमरी की होगी तभी हम जो है वो फॉरेन की बना सकते हैं, यानी कि फॉरेन की के लिए हमारे पास दो टेबल्स होने चाहिए। किसी दूसरी टेबल में प्राइमरी की जो होगी उसको ही हम दूसरे टेबल में एज अ फॉरेन की यूटिलाइज करेंगे, जो कि ये शो करेगी, रिप्रेजेंट करेगी कि इन दो टेबल्स का आपस में लिंक है, रिलेशन है। और हम कैसे बताएंगे कि फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी के डेटाबेस में स्टूडेंट का जो है वो कोर्सेज के साथ जो है वो लिंक है, स्टूडेंट किसी ना किसी कोर्स में एनरोल्ड है ना, अगर स्टूडेंट का अलग टेबल होगा, कोर्सेज का अलग टेबल होगा, तो ये आपस में जो है वो इंटरेक्ट कैसे करेंगे, हमें ये कैसे पता चलेगा कौन सा स्टूडेंट किस कोर्स में एनरोल्ड है। तो ये चीज़ फॉरेन की से पता चलती है, ठीक है, कि आपका जो है वो कौन सा स्टूडेंट कौन से कोर्स में एनरोल्ड है। फॉरेन की जो है वो एक कॉलम होता है जो किसी दूसरे टेबल में एज अ प्राइमरी की यूज हो रहा होता है। और फॉरेन की जो है वो आपकी नल भी हो सकती है, और फॉरेन की आपकी रिपीट भी कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल मोर देन वन जो स्टूडेंट्स हैं आपके, ठीक है, वो सेम कोर्स में एनरोल्ड होंगे, 50 स्टूडेंट्स एक कोर्स में एनरोल्ड होते हैं, ठीक है। तो इसलिए जो है वो दूसरे टेबल में, अभी मैं यहाँ पे आपको इस तरह से समझा देती हूँ। ये बच्चे दो टेबल्स हैं, एक कोर्स का टेबल है और एक स्टूडेंट का टेबल है, ठीक है। कोर्स आईडी जो है और कोर्स नेम्स कोर्स के एट्रीब्यूट्स हैं, यहाँ पे कोर्स आईडी प्राइमरी की होगी, क्योंकि प्राइमरी की आपने हर टेबल की बनानी है, तो यहाँ पे कोर्स आईडी प्राइमरी की है। अब प्राइमरी की बनी हुई होगी एक टेबल में, तो ही फॉरेन की किसी दूसरे टेबल में बन सकती है, क्योंकि ये बेसिकली लिंक शो करेगी इन दो टेबल्स का आपस में। दूसरा टेबल है स्टूडेंट, स्टूडेंट में मैंने स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, मार्क्स और कोर्स आईडी के कॉलम्स रखे हैं, ठीक है। अब स्टूडेंट के टेबल में स्टूडेंट आईडी प्राइमरी की है, ठीक है, क्योंकि हर टेबल की हमने प्राइमरी की बनानी है ना, तो कोर्स में कोर्स आईडी प्राइमरी की थी, स्टूडेंट में स्टूडेंट आईडी प्राइमरी की है। अब इन दोनों के दरमियान रिलेशन क्या है कि कौन सा स्टूडेंट कौन से कोर्स में एनरोल्ड है, ये हमने बताना है। तो हम स्टूडेंट में कोर्स आईडी को जो है वो एक कॉलम बनाएंगे, और हम बताएंगे कि अच्छा ये स्टूडेंट इस कोर्स में इनरोल्ड है। यहाँ पे अगर आप देखो तो कोर्स आईडी में मैंने पहला स्टूडेंट जो है 1 वाला, उसको 101 दिया, यानी कि वो डेटाबेस सिस्टम 1 में एनरोल्ड है। सेकंड में डेटाबेस सिस्टम 1 में एनरोल्ड है। थर्ड में नल का मतलब ये है कि आपका ये जो तीसरा स्टूडेंट है ये किसी कोर्स में एनरोल्ड नहीं है, उसने ये सेमेस्टर फ्रीज कराया हुआ है, किसी कोर्स में भी एनरोल्ड नहीं है इस वक्त, ठीक है। तो उसकी इन्फॉर्मेशन तो यूनिवर्सिटी के डेटाबेस में स्टोर रहेगी ना, स्टूडेंट के टेबल में रहेगी, तो इसलिए यहाँ पे नल डाला है। और 1 और 2 जो है, यानी कि फोर्थ स्टूडेंट जो है वो आपका कंप्यूटर आर्किटेक्चर में इनरोल्ड है। अच्छा, अब यहाँ पे ये कोर्स आईडी जो है ये फॉरेन की है, ठीक है, ये फॉरेन की है। फॉरेन की रिपीट भी हो सकती है, 101 देखिए रिपीट हुआ है, और फॉरेन की नल भी हो सकती है। और ये फॉरेन की जो है ये किसी दूसरे टेबल जो कि कोर्स का टेबल है उसमें प्राइमरी की है। और ये चीज़ हमने किया क्यों, यानी कि इसको फॉरेन की क्यों बनाया, क्योंकि हमने इन दो टेबल्स का आपस में लिंक बनाना था। हमने ये रिप्रेजेंट करना है कि अच्छा स्टूडेंट किसी कोर्स में इनरोल्ड है, और हम इसी लिंक की वजह से रिट्रीव भी कर सकते हैं कोर्सेज से जो है वैल्यूज़, यानी कि मैं ये भी रिट्रीव कर सकती हूँ कि अच्छा स्टूडेंट आईडी जिसका 2 है वो किस कोर्स में इनरोल्ड है, उसका नाम बताएं, वो भी मैं रिट्रीव कर सकती हूँ इस लिंक की वजह से, वो हम बाद में पढ़ेंगे। तो फॉरेन की क्लियर हो गया। उसके बाद है आपकी जो है कंस्ट्रेंट रहती, दैट वाज चेक। चेक कंस्ट्रेंट जिस कॉलम पे हम लगाएंगे
उसका मतलब ये उस पर हम कोई कंडीशन लगाएंगे, यानी कोई चेक कंडीशन। फॉर एग्जांपल किसी कॉलम में हम लगा देंगे कि इस कॉलम में वैल्यूज 10 से 50 के दरमियान आनी चाहिए, तो हम कंडीशन लगा रहे हैं कि 10 से नीचे कोई वैल्यू नहीं एंटर हो सकती इस कॉलम में और 50 से अबव नहीं हो सकती। तो ये कंस्ट्रेंट भी हम इस तरह की कंडीशन पे किसी कॉलम पे लगा सकते हैं। अच्छा, अब ये एंट्रीज कैसे करनी है, यहाँ पे जो है वो मैंने इस स्लाइड में जो है वो प्रॉपर्ली बताया हुआ है कि आपने लिखना कैसे है। ये कंस्ट्रेंट्स बच्चे पढ़ाने का मकसद ही है कि ये कंस्ट्रेंट्स जो हैं वो आप स्ट्रक्चर डिफाइन करते हुए लगाते हो, ठीक है। यानी कि जब आप टेबल्स क्रिएट कर रहे होगे तभी आप कंस्ट्रेंट्स अप्लाई कर दोगे। हाँ, अगर आपने कोई ड्रॉप करनी है कंस्ट्रेंट, कोई आपने चेंज करना है कंस्ट्रेंट में, तो वो आप बाद में कर सकते हो ऑल्टर की कमांड के थ्रू। लेकिन जो है वो प्रेफरेबल यही है कि आप जो है इसको टेबल क्रिएट करते वक्त ही कंस्ट्रेंट्स अप्लाई करो। ओके, तो यहाँ पे आपने लिखना कैसे, यानी कंस्ट्रेंट्स अप्लाई कैसे होंगी, टेबल क्रिएट करते वक्त ही। क्रिएट लिखोगे, टेबल लिखोगे, ये टेबल नेम है, ठीक है। टेबल नेम कुछ भी लिख सकते हो, उसका एट्रीब्यूट नेम, टाइप, साइज, उसके साथ कंस्ट्रेंट का नाम आ जाएगा, ठीक है। एट्रीब्यूट टू मतलब जो भी आपका सेकंड एट्रीब्यूट होगा, उसकी टाइप, साइज, उसके साथ कंस्ट्रेंट का नाम आ जाएगा। अच्छा, अब मैंने क्या किया है कि मैंने जो है ये कंस्ट्रेंट्स सारी एक ही कमांड में लगा दी है। ये टोटली जो है डिपेंड करता है बच्चे क्वेश्चन पे कि आपको किस कॉलम पे कौन सी कंस्ट्रेंट लगानी है, लेकिन मैं सिर्फ सिंटेक्स बताने के लिए मैंने सारी कंस्ट्रेंट्स एक ही कमांड में लगा दी है। तो यहाँ पे एक और चीज़ बच्चे कि जो है आपकी प्राइमरी की दूसरे टेबल में होनी चाहिए, तभी जो है वो फॉरेन की किसी दूसरे टेबल में बन सकती है। तो दैट्स व्हाई मैं इसको कोर्स 1 कर रही हूँ और इसको प्राइमरी की कर रही हूँ। एक जो है वो डेटाबेस में दो सेम नेम के नहीं हो सकते टेबल्स। दैट्स व्हाई मैंने इस टेबल का नाम चेंज कर दिया, क्योंकि पहला वाला तो बना हुआ था ना कोर्स का और उसमें प्राइमरी की नहीं बनाई हुई थी। दैट्स व्हाई मैंने इसको कोर्स 1 कर दिया। अच्छा, अब ये सेकंड टेबल मैंने बनाया है और उसमें मैंने कंस्ट्रेंट्स अप्लाई किए। क्रिएट टेबल स्टूडेंट, ठीक है। आईडी है पहला कॉलम, इसकी टाइप है इंटीजर, इंटीजर के साथ साइज मेंशन करने की जरूरत नहीं, और ये प्राइमरी की है। तो प्राइमरी की आपने ऐसे लिखना है, प्राइमरी स्पेस के बाद की। उसके बाद सेकंड कॉलम नेम है स्टूडेंट नेम, इसकी टाइप मैंने 4 रखी है, उसका लिमिट मैंने 7 रखी है कि स्टूडेंट का नाम 7 कैरेक्टर से ज़्यादा तो नहीं होगा। और नॉट नल मैंने इस पर कंस्ट्रेंट लगाई है, यानी कि आपसे स्किप ना हो। ऐसा नहीं है कि स्टूडेंट का नाम ना हो, हर स्टूडेंट का नाम तो होगा ना। तो अगर किसी से गलती से किसी सेल में स्टूडेंट का नाम मिस हो जाता है तो वो एरर देगा कि नॉट नल कंस्ट्रेंट लगी हुई है, आपने नाम एंटर करना ही करना है, ठीक। उसके बाद थर्ड कॉलम मार्क्स का है, मार्क्स के साथ इंटीजर है, उसकी टाइप क्योंकि मार्क्स न्यूमेरिक होता है, ठीक है। इस पर मैंने चेक की कंस्ट्रेंट लगानी है, तो वो मैं कैसे लगाऊंगी, कॉमा के बाद दोबारा लिखें चेक। चेक में मैंने कंडीशन लगाई है ब्रैकेट्स में कि मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होने चाहिए, मार्क्स लेस देन इक्वल टू 100, यानी कि मार्क्स 0 से 100 के दरमियान जो है वो लाई कर सकते हैं। अब 101 तो मार्क्स नहीं हो सकते किसी बच्चे के किसी भी सब्जेक्ट में, ना ही बच्चे के जो है वो -1 मार्क्स हो सकते हैं। तो इसलिए जो है वो हमने कंडीशन लगा दी है कि गलती से भी कोई बंदा वो एंटर ना कर दे। अक्सर मिस्टेक हो जाती है, टाइपिंग मिस्टेक्स हो जाती है एंट्रीज के टाइम, तो इसलिए वो जो है वो ना हो। दैट्स व्हाई जो है ताकि वो सिस्टम एरर जनरेट कर दे, हमने कंडीशन लगा दी। उसके बाद है ईमेल आईडी। ईमेल आईडी आपका कॉलम है, उसकी मैंने जो है वो टाइप वाचा रख दी, साइज 15 है, और मैंने इस पर यूनिक की कंस्ट्रेंट लगा दी कि आपकी जो है वो ईमेल आईडी हर एक बच्चे की यूनिक होगी, अलग ही होगी, सेम नहीं हो सकती। अगर आपको लगता है कि दो बच्चों की सेम ईमेल आईडी है तो यूनिक की कंस्ट्रेंट ना लगाओ, ये तो मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए लगा रही हूँ, ठीक है, कि आपने कंस्ट्रेंट्स कैसे लगानी है, सिंटेक्स उसका क्या है। उसके बाद है कोर्स आईडी। अच्छा, कोर्स आईडी जो है वो एक कॉलम है। एक बात याद रखो बच्चे, फॉरेन की जिस कॉलम पे आपने लगानी होती है डेफिनेटली वो दूसरे टेबल में प्राइमरी की होती है, ठीक है। लेकिन आपको इस टेबल में, यानी कि ये कोर्स 1 में कोर्स आईडी प्राइमरी की है, तो इस टेबल में स्टूडेंट के टेबल में कोर्स आईडी को पहले आप एज अ रेगुलर कॉलम डिफाइन करोगे, तभी हम बाद में कंस्ट्रेंट लगा सकते हैं कि ये कॉलम है, ये फॉरेन की है, यानी कि ऑटोमेटिकली इसकी वैल्यूज जो है वो एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकता कोर्स 1 से। वैल्यूज पे आपने खुद एंटर करनी है और आपने एक कॉलम भी बनाना है, उसमें वैल्यूज एंटर करो, उस पर कंस्ट्रेंट अप्लाई करनी है कि अच्छा ये फॉरेन की है, ठीक है। तो कोर्स आईडी जो है इसकी टाइप क्या है, इंटीजर, इसका टाइप और साइज वही होना चाहिए जो प्राइमरी की में था। प्राइमरी की में भी कोर्स आईडी इंटीजर थी, तो यहाँ पे भी कोर्स आईडी इंटीजर ही होगी। अगर आप वाचर लिखोगे तो फिर वो फॉरेन की नहीं बनेगी, ठीक है, फिर वो मैच नहीं कर सकता। फॉरेन की का पर्पस ये होता है कि वो मैच करता है कि आपने फॉरेन की के कॉलम में जो एंट्रीज की हुई हैं वो सेम वही हो जो आपने प्राइमरी की में की थी।
यानी कि वो बेसिकली मैच करेगा वैल्यूज को कि वो एक जैसी हैं कि नहीं। इट ऑर्डर मैटर नहीं करता, लेकिन वैल्यू जो एंटर की हुई है वही होनी चाहिए जो प्राइमरी की के कॉलम में एंटर थी। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद हमने लिखा फॉरेन की। फॉरेन की के बाद ब्रैकेट्स में लिखना है कि इस टेबल में, यानी कि स्टूडेंट के टेबल में आपके पास कौन सा कॉलम है जो फॉरेन की है, दैट इज कोर्स अंडरस्कोर आईडी। फिर रेफरेंसेस, ये कीवर्ड है। रेफरेंसेस के बाद आप लिखोगे टेबल प्राइमरी कौन सा है, यानी कि किस में प्राइमरी की पड़ी हुई है। तो वो कोर्स 1 का टेबल था जिसमें आपके पास कोर्स अंडरस्कोर आईडी प्राइमरी की थी। ठीक है, यानी कि फॉरेन की इस टेबल का कॉलम रेफरेंसेस प्राइमरी टेबल जिस, ठीक है, और उसकी प्राइमरी की ये आपने लिखना है। तो ये आप इस टेबल में फॉरेन की जनरेट हो जाएगी, यानी कि ये लिंक करेगी आपके कोर्स 1 के टेबल के साथ। ठीक है, इसको आप एग्जीक्यूट करो। ओके, एग्जीक्यूट किया सेलेक्ट करके, तो बच्चे नीचे जो है आपके आउटपुट पैनल में आ जाएगा कि आपकी फॉरेन की जनरेट हो गई है। ये आ चुका है, आपका पूरा फॉरेन की भी जनरेट हो चुकी है और आपके जो है वो सारी कंस्ट्रेंट्स भी अप्लाई हो चुकी है। ठीक, ये सारी कंस्ट्रेंट्स जो है वो आप वेरीफाई तभी कर सकते हो जब आप इसमें एंट्रीज करोगे, कि वो आपको करने नहीं देगा, यानी कि आपका जो है स्टूडेंट नेम का कॉलम था वो आपको स्किप नहीं करने देगा कोई एंट्रीज। आपके जो है वो चेक कंस्ट्रेंट मार्क्स में लगा हुआ था, तो मार्क्स में आप 100 से अबव एंट्री नहीं कर सकते। ईमेल में वो आपको जो है वो सेम वैल्यूज एंटर नहीं करने देगा। तो जब एंट्रीज करोगे तो ये सारी कंस्ट्रेंट्स वहाँ पे चेक होती हैं। ठीक है, वहाँ पे वैलिडेट होती हैं। ठीक, तो बच्चे आज के लिए बस इतना ही है कि आपने क्रिएट टेबल की कमांड जो है वो अप्लाई करके देखनी है। क्रिएट डेटाबेस करना है, फिर टेबल अप्लाई करने हैं, मोर देन 1 टेबल्स बनाओ अपने जो है वो डेटाबेस में, और उन पे कंस्ट्रेंट्स अप्लाई करो। ठीक है, मैं आपको इससे रिगार्डिंग प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी दूंगी ताकि बच्चे प्रैक्टिस कर सकें, लेकिन जो है वो सिंटेक्स से रिगार्डिंग सब कुछ मैंने क्लियर कर दिया है कि आपने टेबल कैसे क्रिएट करना है और उस पर जो है वो कंस्ट्रेंट्स कैसे अप्लाई करनी है। ठीक, ओके क्लास, थैंक यू सो मच। आज का लेक्चर इतना ही था। ओके, खुदा हाफिज़।